भारतीय भूगोल के अंतर्गत आज भारतीय जलवायु अध्याय स्टार्ट हो रहा है। भारतीय जलवायु एक जरा सा बाकी अध्यायों की तुलना में जटिल अध्याय है, क्योंकि जलवायु दिखाई नहीं देती है। जलवायु टोटल वायुमंडल के ताप और आर्द्रता अर्थात नमी पर निर्भर करता है। जो जलवायु की दशा होती है उसमें हम दो चीज़ें शामिल करते हैं, वायुमंडल में नमी अर्थात वर्षा और वायुमंडल का तापमान। तो ये जो वर्षण होता है, वर्षा, वो भी मुख्य रूप से वायुमंडल के तापमान पर ही निर्भर करती है काफ़ी हद तक। तो वायुमंडल दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, ये कल्पना या अनुभव करने वाली वस्तु है। तो ये भारतीय जलवायु का पूरा अध्याय इस पर निर्भर करेगा आपका समझना कि आप कितने अच्छे से कल्पना कर लेते हैं इस अध्याय का। तो इसे मैं जल्दीबाजी से नहीं पढ़ाऊंगा। आमतौर पर मैंने देखा है कि किताबों में भारतीय जलवायु वाला अध्याय जिस तरह से लिखा रहता है वो अधिकतर या तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल बना दिया जाता है, तथ्यात्मक, उसकी वजह से समझ में कम आता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर भारतीय जलवायु की जो क्रियाविधि है, चाहे मानसून की क्रियाविधि कि कैसे काम करता है, ये कैसे वर्षा होती है ठंडी में या गर्मी में, इसको, इस क्रियाविधि को भी अगर आप समझ लें ढंग से, तो फैक्ट कहीं से भी पूछे कोई मैटर ही नहीं करता कि आपसे कोई सवाल गलत हो जाए भारतीय जलवायु से। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है भारतीय जलवायु को समझ लेना। बाकी दुनिया भर के हजारों फैक्ट तो किताबों में लिखे ही हुए हैं। मेरा यहाँ क्या काम है, अगर मैं तथ्य ही लिखवाऊँ आपको मैं आते ही तथ्य लिखवाना शुरू कर दूँ कि भारतीय जलवायु में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। पॉइंट और फैक्ट किताबों में लिखे हुए हैं। मेरा काम है आपको भारतीय जलवायु को समझाना, इसकी क्रियाविधि को समझाना। तो मैं जल्दीबाजी में नहीं समझाऊंगा। मेरा उद्देश्य होगा कि मैं धीरे धीरे समझाऊं, ऐसे समझा दूं कि हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाए, कभी भी भूले ही नहीं। इसके लिए मैं भारतीय जलवायु को 4 वीडियो बनाऊंगा। भारतीय जलवायु अध्याय पर मैं 4 या 5 वीडियो भी बना सकता हूँ। मैं छोटे छोटे 4 या 5 वीडियो में मेरे साथ आप समझिए भारतीय जलवायु को। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ सवाल भी किए हैं आपसे, उन प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं। प्रश्नों के उत्तर हमेशा आप कमेंट में जरूर दिया करिए, क्योंकि मैं सभी कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आज का अध्याय शुरू हुआ भारतीय जलवायु। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत एक उष्णकटिबंधीय ये लिखा हुआ है मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। ये हमेशा सवाल पूछता है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो जो 4 विकल्प दिए होंगे उनमें से आपको ये वाला विकल्प चुनना होगा। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, ओके। इसे समझ लेते हैं कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश कैसे हो गया। तो जलवायु के 2 पक्ष हैं, एक उष्णकटिबंधीय और दूसरा मानसूनी। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और दूसरा मानसूनी जलवायु वाला देश है। ठीक है, यानी भारतीय जलवायु 2 प्रकार की विशेषताओं से युक्त है, एक उष्णकटिबंधीय जलवायु और दूसरा मानसूनी जलवायु। ठीक है, आइए भारत की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को हम समझते हैं कैसे। आमतौर पर होता क्या है कि ग्लोब पर बीच वाली रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य का जो प्रकाश है वो सबसे ज्यादा चमकता है वर्ष भर। इसे पढ़ने के लिए आप विषुवत, देशांतर और अक्षांश वाला अध्याय जाके देख सकते हैं। तो सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर चमकता है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा कर्क कहलाती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी क्या कहलाती है, मकर कहलाती है। तो सूर्य का प्रकाश वर्ष भर कर्क और मकर रेखाओं के बीच लंबवत चमकता है। सूर्य का जो लंबवत प्रकाश होता है विचलन करता है, कहां से कहां तक, कर्क से लेकर मकर तक, फिर मकर से लेकर कर्क तक। यानी सूर्य की लंबवत किरणें इन्हीं क्षेत्रों में पड़ती हैं, 23.5 उत्तरी से लेकर 23.5 दक्षिणी तक। इसके चलते पूरा पृथ्वी पर कर्क और मकर रेखाओं का बीच का क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है और पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र क्या होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो हम ये बताना चाहते हैं कि चूंकि यहाँ सूर्यातक की लंबी किरणें सबसे ज्यादा प्राप्त होती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ कहलाता है,
कर्क से लेकर मकर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। ठीक है, इसे हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको और अच्छे से हो। हम जो भी बोल रहे हैं हम समझाने के तरीके से ही बोलेंगे, लेकिन आपका काम होगा कि मैं जिस तरह से भी समझा रहा हूं हूबहू उसे लिखते चले जाइएगा। ओके, तो ग्लोब पर कर्क रेखा से लेकर 23.5 उत्तरी से लेकर 23.5 दक्षिणी कर्क अक्षांश रेखाओं में जाकर आप इसे समझ सकते हैं कि कर्क रेखा कैसे काम करती है और मकर रेखा कैसे काम करती है। ठीक है, तो 23.5 उत्तरी से लेकर 23.5 दक्षिणी तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। लेकिन उसके बावजूद हम भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, ध्यान दीजिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजर रही है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजर रही है, यानी भारत यहां पर स्थित है। भारत जो है आपका यहां पर स्थित है ना? और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजर रही है। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच का क्षेत्र ही उष्णकटिबंध होता है, लेकिन इसके बावजूद और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजर रही है, दूसरा फैक्ट। लेकिन इसके बावजूद भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। यद्यपि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजर रही है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कर्क रेखा के दक्षिण का जो भारत है वो उष्णकटिबंध में आ रहा है, जबकि कर्क रेखा के उत्तर का जो भारत है वो शीतोष्ण कटिबंध में चला जा रहा है ना? देखिए, कर्क रेखा के उत्तर का जो क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। इसके दक्षिण का क्षेत्र, कर्क के उत्तर का क्षेत्र और मकर के दक्षिण का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजर रही है, अर्थात कर्क रेखा के उत्तर का जो भारतीय क्षेत्र है ये शीतोष्ण कटिबंध में चला आता है। लेकिन इसके बावजूद भारत एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। क्यों? इसके दो कारण हैं। ठीक है, पहला कारण लिखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है। ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है। हिमालय के कारण साइबेरिया कहाँ है? चीन में है। पूर्वी रूस को साइबेरिया कहते हैं, रूस का जो पूर्वी हिस्सा है। तो हिमालय की उपस्थिति के कारण साइबेरिया और चीन में चलने वाली ध्रुवीय हवाएं, ध्रुवीय मतलब बहुत ही शीतल और ठंडी हवाएं, हिमालय के कारण साइबेरिया और चीन में प्रवाहित होने वाली अत्यधिक शीतल ध्रुवीय हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। इधर से जो हवाएं आती हैं वो यहीं तक रुक जाती हैं, हिमालय के दक्षिण में प्रवेश नहीं कर पाती। उत्तरी ध्रुव पर जो हवा चलती है उसे ध्रुवीय हवा कहते हैं। ठंडी के दिनों में जो उत्तरी ध्रुव की हवा है वो चल देती है दक्षिण की तरफ, वो चीन तक आती है, साइबेरिया होते हुए चीन तक आती है, लेकिन हिमालय के चलते भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। तो हमने बोला कि भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय की उपस्थिति के कारण साइबेरिया और चीन में प्रवाहित होने वाली अत्यधिक शीतल ध्रुवीय हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, जिस कारण भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती, भारत में वास्तविक जाड़े की ऋतु नहीं पाई जाती। आपने देखा होगा कि ठंडी में भी जब उत्तरी क्षेत्र के लोग आते हैं, चाहे रूस के हो, चाहे इंग्लैंड के, चाहे अमेरिका के, उत्तरी क्षेत्र के लोग हैं वो, तो ठंडी में भी आते हैं तो यहाँ पे बनियान पहन के घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ जो ठंडी होती है उसकी तुलना में भारत में जो दिसंबर में ठंडी होती है उसकी तुलना में गर्मी होती है। ब्रिटेन या फिर मॉस्को में दिसंबर में जितनी ठंडी होती है उसकी तुलना में दिल्ली और पटना में कुछ भी ठंडी नहीं होती है। तो हमने कहा कि हिमालय इन ध्रुवीय शीतल हवाओं को रोक देता है, जिसके चलते भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती। ठीक है, उसी में आगे जोड़िए, हिमालय स्पष्ट रूप से एक जलवायु विभाजक, क्लाइमेट जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। अर्थात हिमालय के उत्तर में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और हिमालय के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अर्थात भारत में कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाता, है ना? होना तो ये चाहिए था कि कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध और कर्क के दक्षिण में उष्ण कटिबंध होना चाहिए था, है ना? दक्षिण में उष्ण और उत्तर में शीतोष्ण। तो भारत में कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाता है। उसके विपरीत हिमालय एक
अच्छे जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है, जिसके चलते शीतोष्ण जलवायु हिमालय के उत्तर में सीमित रह जाती है और हिमालय के दक्षिण में अर्थात पूरे भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। पहला कारण हिमालय की उपस्थिति मैंने बताया। दूसरा कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में सागर जल अत्यधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, हवाएं जब गर्म होकर उठती हैं तो सागर जल का वाष्प भी हवाओं के साथ ऊपर उठता है। सागर का वाष्प भी हवाओं के साथ ऊपर उठता है। परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में हमेशा वर्षा होती रहती है। वर्ष भर में यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, तो उसी में आगे लिखें, लेकिन हिमालय हिंद महासागर से आने वाली नमी वाले हवाओं को, आर्द्रता वाले हवाओं को रोककर वर्षा करता है। अगर हिमालय नहीं होता तो कर्क रेखा के उत्तर में वर्षा नहीं हो पाती, लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा वर्ष भर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होती है। फिर से ऐसे लिखिए कि वर्षा वर्ष भर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होती है, लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण हिंद महासागर से बहकर आने वाली आर्द्र हवाएं हिमालय से टकराकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती हैं। हिमालय की उपस्थिति के चलते ही दिल्ली में भी वर्षा होती है। यहाँ पे दिल्ली है। हिमालय की उपस्थिति के चलते ही दिल्ली में भी वर्षा होती है, जबकि दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है, तो ये हो गया, भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। दो कारण मैंने बताए, एक हिमालय की उपस्थिति के कारण साइबेरिया और चीन की ठंडी हवाएं भारत में नहीं घुस पाती, दूसरे हिमालय की उपस्थिति के कारण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है ना। ठीक है, तो भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। अब हम मानसून को समझते हैं। ठीक है, जलवायु के दो पक्ष हैं, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश कैसे है? हेडिंग डाल दीजिए, भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश कैसे है। उसमें पहला पॉइंट लिखिए, मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, मानसून का अर्थ है मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में भी विपरीत परिवर्तन। मानसून का अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में भी विपरीत परिवर्तन। ठीक है, अगला जोड़िए, भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं पाई जाती हैं। भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं। पहला उत्तर पूर्वी मानसून, पहला है उत्तर पूर्वी मानसून। देखिए, आप जो सोच रहे हैं कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, बस मेरे साथ थोड़ा धीरे धीरे चलिए। सुलझाने का एक तरीका होता है, तो एक एक डोर को सुलझाएंगे तो पूरा जो उलझन है वो सुलझ जाएगा। तो आइए एक एक डोर को हम सुलझाते रहते हैं। तो भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं पाई जाती हैं, एक उत्तर पूर्वी मानसून और दूसरा है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में लिखिए। पहले ये देख लीजिए, जो रेखाएं उत्तर पूर्व से बहकर दक्षिण पश्चिम में बह रही हैं, इधर उत्तर पूर्व और इधर दक्षिण पश्चिम है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये बीच वाला सिरा क्या कहलाएगा? उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इधर वाली दिशा कहलाएगी उत्तर पूर्व। तो देखिए, जो हवाएं भारत में उत्तर पूर्व दिशा से बहकर आती हैं उसे हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। जो हवाएं शीत ऋतु में, ऐसे लिखिएगा, जो हवाएं शीत ऋतु में भारत में उत्तर पूर्व दिशा से बहकर आती हैं उन्हें हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून भारत में केवल जाड़े की ऋतु में ही चलता है, ठंडी के दिनों में चलता है, गर्मी में नहीं। उत्तर पूर्वी मानसून केवल भारत में ठंडी के दिनों में ही प्रवाहित होता है। ठीक है, उसी में आगे जोड़िए, उत्तर पूर्वी मानसून स्थल खंड से बहकर आता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून स्थल खंड से बहकर प्रवाहित होता है, स्थल खंड से के ऊपर प्रवाहित होता है, इसलिए इसमें नमी की मात्रा नहीं होती है।
जिस कारण उत्तर पूर्वी मानसून अधिकांश भारत में वर्षा करने में सक्षम नहीं हो पाती। उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा नहीं होती। लेकिन इसका एक अपवाद है, उसी में जोड़िए, लेकिन इसका एक अपवाद है। उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग जो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से होकर प्रवाहित होता है, यह पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग जो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से होकर प्रवाहित होता है, जब वह बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचता है तो वह सागर से पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेता है, उत्तर पूर्वी मानसून की ये नमी युक्त हवाएं, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी युक्त हवाएं तमिलनाडु में पहुंचकर पूर्वी घाट से टकरा जाती है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर आने वाली उत्तर पूर्वी मानसून की हवाएं तमिलनाडु में पूर्वी घाट से टकरा जाती हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ठंडी के दिनों में वर्षा होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से होकर बहने वाली उत्तर पूर्वी मानसून की हवाएं तमिलनाडु में पूर्वी घाट से टकरा जाती हैं और कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ठंडी के दिनों में वर्षा होती है। क्वेश्चन, ठंडी के दिनों में दक्षिण भारत में कहां वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। ठीक है, कोरोमंडल तट पर किन हवाओं से वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून किस सागर से नमी ग्रहण करता है? बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करता है। ठीक है, कोरोमंडल तट पर वर्षा करने वाली हवाएं किस सागर से बहकर आती हैं? बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहकर आती हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व से बहकर आती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि भारत में 2 प्रकार का मानसून पाया जाता है ना? पहला उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। लाल रंग की जो हवाएं बनाए हैं ना, हवाओं को बहता हुआ दिखाया है लाल कलर की धाराओं से, यह है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, क्योंकि दक्षिण पश्चिम दिशा से बहकर आ रही है, नीचे दक्षिण और इधर पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम दिशा से जो हवाएं बहकर आती है उसे हम दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखिए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के दक्षिण पश्चिमी दिशा से बहकर आता है, इसलिए इसका ये नाम रखा गया है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ग्रीष्म ऋतु में चलता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर से बहकर आती हैं। ठीक है, भारत में 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा ही होती है। भारत में 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में चलती है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे भारत में लगभग पूरे भारत में वर्षा करता है। ठीक है, अतः नीचे लिखिए सिद्ध हो गया कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। मानसूनी जलवायु कैसे? भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में स्पष्ट परिवर्तन। भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन, यानी शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी और गर्मी की ऋतु में ठीक इसका उल्टा दक्षिण पश्चिमी, है ना? तो भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश हो गया, है ना? उष्णकटिबंधीय कैसे है? हिमालय की भूमिका उसके पीछे मैंने बताया। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालिए भारत में वर्षा। अभी चूंकि स्टार्ट हुआ है तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि मैं वहां से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ धीरे धीरे चलते रहिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, अभी थोड़ी दिन खत्म हो जाएगा, अगला वीडियो आएगा। थोड़ा थोड़ा समझते रहिए। भारतीय जलवायु इतने अच्छे समझ में आ जाएगा कि एक भी सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, दवा है। ठीक है, अगला हेडिंग भारत में वर्षा। इसके अंतर्गत लिखिए भारत में 2 ऋतुओं में वर्षा होती है। भारत में 2 ऋतुओं में वर्षा होती है। पहला
पहला है ग्रीष्म ऋतु में, और दूसरा शीत ऋतु में। भारत में 2 ऋतुओं में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में। पहला लिखिए ग्रीष्म ऋतु में। लिखिए ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा 1 जून से प्रारंभ होती है और 15 सितंबर तक चलती है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा 1 जून से प्रारंभ होती है और 15 सितंबर तक चलती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से होकर आने वाली अत्यधिक आर्द्रता युक्त हवाएं हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में हिंद महासागर के ऊपर से बहकर आने वाली अत्यधिक आर्द्रता या नमी युक्त हवाएं हैं। उसी में आगे जोड़िए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले 1 जून को केरल की दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर, यहाँ पे है केरल का मालाबार तट, है ना, यहाँ तक। तो 1 जून को सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता है। इसके बाद क्रमशः 22 जुलाई तक, 1 जून से लेकर 22 जुलाई तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे भारत में फैल जाता है। अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून को केरल में पहुंचता है, लगभग 1 जून या 2 जून हो सकता है, लेकिन मानते हैं 1 जून। 1 जून को केरल में पहुंचता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 22 जुलाई तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून दिल्ली तक पहुंच जाता है। ठीक है, दिल्ली तक, यानी पूरे भारत में लगभग फैल जाता है। ठीक, ये हो गया दक्षिण पश्चिमी मानसून की मुख्य विशेषताएं। उसी में आगे बढ़िए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है, लेकिन यह कोरोमंडल तट, आंध्र तट और उड़ीसा तट पर वर्षा नहीं कर पाता। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कोरोमंडल तट, आंध्र तट और उड़ीसा तट पर वर्षा नहीं कर पाता गर्मी के दिनों में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब आता है? गर्मी के दिनों में। तो इन 3 तटों पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा नहीं कर पाता है। क्या कारण है ये हम आगे बताएंगे, अभी हम क्रिया विधि नहीं समझा रहे हैं, कारण पे तो अभी हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम आपको भारतीय जलवायु की कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। तो कारणों पर धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे। शुरू में ही कारणों पर चर्चा करेंगे, तो पहले समस्या तो जानिए। तो पहले हम विवरण दे रहे हैं, बाद में कारणों पर भी चर्चा होगी। ठीक है, हाँ, अच्छा अभी मिटाना नहीं है। उसके बाद आप लिखिए शीत ऋतु में। दूसरा, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा लगभग 20 दिसंबर से प्रारंभ होकर मार्च तक चलती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा लगभग 20 दिसंबर से प्रारंभ होकर मार्च तक चलती है। भारत में शीतकालीन वर्षा 2 तरह की हवाओं से होती है। भारत में शीतकालीन वर्षा 2 तरह की हवाओं से होती है। एक पश्चिमी विक्षोभ से, एक पश्चिमी विक्षोभ से और दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून से। ग्रीष्म ऋतु वाली वर्षा का विवरण आपने थोड़ी देर पहले लिखा। अब शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसका विवरण लिखिए। यह 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक होता है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा 2 तरह की हवाओं से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से और उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है, हेडिंग डालिए पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आइए यही उन सभी तरह के सवालों का उत्तर 2 मिनट में प्राप्त कर लेते हैं। कभी नहीं गड़बड़ करेंगे आप, कोई भी सवाल गलत हो ही नहीं सकता पश्चिमी विक्षोभ से। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। इस शीतोष्ण चक्रवात का जन्म भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर में होता है। ये देखिए, एक हवा बहकर आ रही है पश्चिम से, है ना, 2 भागों में बढ़ जा रही है। हिमालय के उत्तर में चली जा रही है, हिमालय के दक्षिण में। यही है पश्चिमी विक्षोभ।
तो पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति या जिसका जन्म यूरोप में, भारत के पश्चिम में यूरोप में भूमध्य सागर के ऊपर होता है। भूमध्य सागर के ऊपर जन्म लेने के पश्चात यह शीतोष्ण चक्रवात पूरब की ओर चल देता है ना, पूर्व की ओर प्रवाहित हो जाता है। पूरब की ओर चलते चलते जब यह शीतोष्ण चक्रवात भारत में प्रवेश करता है तो इसे क्या नाम देते हैं? पश्चिमी विक्षोभ नाम देते हैं। ठीक है, कितने तरह के सवाल सॉल्व कर देंगे। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? उष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर पर होती है। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट जोड़िए। भारत में प्रवेश करने के बाद पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा करता है, यानी ये उत्तरी भारत और ये पश्चिमी भारत। तो ये जो पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र है, तो पश्चिमी विक्षोभ भारत में मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा करता है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा पहाड़ी राज्यों में अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हिमपात के रूप में होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पहाड़ी राज्यों में या हिमालयी राज्यों में अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हिमपात के रूप में होती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में जल बूंदों के रूप में होती है। यानी पश्चिमी विक्षोभ कहां से भरकर आता है? शीतोष्ण चक्रवात है भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से आता है तो बीच में कैस्पियन सागर भी पड़ता है, तो इन दोनों सागरों के ऊपर से प्रवाहित होने के चलते इसमें पर्याप्त नमी आ जाती है। ठीक है, एक तो भूमध्य सागर से उठकर आ रहा है, इसमें पर्याप्त नमी है, उस नमी को ये हिमालय से टकराकर छोड़ देता है। तो 3 पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी होती है अर्थात हिमपात होता है, और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जल बूंदों के रूप में वर्षा करता है। ठीक है, ओके। अब पश्चिमी विक्षोभ के बारे में अब और भी डिटेल है, थोड़ी देर बाद उसे देखेंगे। ठीक है, अब हेडिंग डालिए। हमने बताया कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा 2 ऋतुओं में 2 हवाओं से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से और उत्तर पूर्वी मानसून से। अब अगला हेडिंग डालिए, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, भारत में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव होता है। उसी में थोड़ी देर पहले आपने इसे पढ़ा, यहाँ पे फिर जोड़िए। भारत में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव होता है। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं अधिकांश भारत में वर्षा नहीं कर पाती, लेकिन इसके अंतर्गत जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से होकर प्रवाहित होती हैं उनमें पर्याप्त नमी आ जाती है, और ये हवाएं पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अपनी नमी को छोड़ देती हैं अर्थात वर्षा करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार शीत ऋतु में भारत में वर्षा के 2 क्षेत्र हैं, पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी राज्य और मैदानी राज्य। शीत ऋतु में भारत में वर्षा के 2 क्षेत्र हैं, एक पश्चिमोत्तर भारत में पहाड़ी राज्य अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, और मैदानी राज्य पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, और दूसरा क्षेत्र कौन सा है? दूसरा क्षेत्र है कोरोमंडल तट। ठीक है, शीत ऋतु में इन्हीं दोनों क्षेत्रों में वर्षा होती है, कोई तीसरा क्षेत्र नहीं है जहां की जाड़े की ऋतु में भारत में वर्षा होती हो। ठीक है, ये हो गया आज का वीडियो। धीरे धीरे मानसून को या भारतीय जलवायु को धीरे धीरे आप आगे बढ़ाएंगे, एक ही दिन में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे भारतीय मानसून समझ में नहीं आएगा। जो वीडियो मैंने बताया इससे नोट्स बनाकर बार बार रिपीट करिए, या फिर 2 से 3 बार इस वीडियो को ही देख लीजिए। भारतीय मानसून या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून या भारतीय जलवायु के अगले वीडियो शीघ्र ही मैं अपलोड करूंगा, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं कुछ सवाल आपसे कर रहा हूँ जिनका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। कमेंट में जिसके उत्तर गलत होंगे मैं उन्हें सही उत्तर भी बताऊंगा, तो आप इन सवालों को सुन लीजिए और उत्तर तैयार करके नीचे कमेंट में दीजिए। पहला सवाल है, भारत के किस द्वीप को मरकत द्वीप की संज्ञा दी जाती है? मरकत द्वीप की संज्ञा दी जाती है। दूसरा सवाल है, 9 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के मध्य से गुजरता है? चैनल एक संकरी खाड़ी होती है ना, संकरा समुद्री रास्ता,
तो 9 डिग्री चैनल इन दो द्वीपों के मध्य से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत किस नदी के मुहाने पर है? सूरत किस नदी के मुहाने पर है? नेक्स्ट, व्हीलर द्वीप उड़ीसा के किस नदी के मुहाने पर है? व्हीलर द्वीप उड़ीसा के किस नदी के मुहाने पर है? नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर है? राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप के किस द्वीप पर स्थित है? नेक्स्ट, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला बताइए। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमिका अर्थात जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ये है भारत की मुख्य भूमि। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताइए, यहां से लेकर यहां तक। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे होती है ना, ठीक है। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताइए। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर स्थित है? नेक्स्ट, कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? नेक्स्ट, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किस भूगर्भ शास्त्री ने किया? हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किस भूगर्भ शास्त्री ने किया? नेक्स्ट, डलहौजी नामक पर्यटन स्थल या टूरिस्ट प्लेस किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट, NH1A हिमालय के किस दर्रे से होकर गुजरता है? NH1A हिमालय के किस दर्रे से होकर गुजरता है? नेक्स्ट, लेह किस नदी के तट पर है? जम्मू कश्मीर में लेह किस नदी के तट पर है? सैडल पीक कहाँ है? पीक माने चोटी। सैडल पीक कहाँ है भारत में? उत्तर दीजिए। ब्लू माउंटेन कहाँ है? ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में है? नेक्स्ट, या ब्लू पीक भारत के किस राज्य में है? नेक्स्ट, मासिन राम नामक स्थल जहां दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की जाती है वह शिलांग पठार के किस पहाड़ी पर है? या शिलांग पठार के किस पहाड़ी पर मासिन राम नामक वर्षा वाला स्थल है? नेक्स्ट, पृथ्वी जब ठंडी हुई तो सबसे पहले किन चट्टानों का निर्माण हुआ था? पृथ्वी जब ठंडी हुई तो सबसे पहले किन चट्टानों का निर्माण हुआ था? हमने लगभग 17 या 18 सवाल आपसे पूछे, इनका उत्तर आप नीचे कमेंट में दीजिए। ये सारा कुछ पढ़ाया जा चुका है, अलग अलग अध्याय जो भारतीय भूगोल के पढ़ाए गए हैं, सवाल वहीं से किए गए हैं, आपके उत्तर अपेक्षित हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नमस्कार।